नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 5 के जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस दूसरे पॉइंट का नाम है शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन एवं उपयोग। तो कुल मिलाकर के शिक्षण की अवधि यानी शिक्षण करवाते समय कौन कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये 5वीं यूनिट का आज तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो इस यूनिट के पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने इस यूनिट की जो परिचय था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। कल वाले वीडियो में हमने पहले पॉइंट को पूरा किया था और उसी क्रम में अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम दूसरे पॉइंट को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे दूसरे पॉइंट का नाम भी यही है कि शिक्षण अधिगम सामग्री। तो सबसे पहले शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, तो उसकी एक छोटी सी परिभाषा है, सरल से एक परिभाषा है कि वह सामग्री जिसका प्रयोग शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली व सरल बनाने के लिए किया जाता है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। यानी चाहे वो कैसी भी सामग्री है, उसका प्रयोग यदि शिक्षण और अधिगम ये दोनों के दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं जिसके बारे में हम स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं। यानी शिक्षण वह क्रिया है जो अध्यापक के द्वारा की जाती है और अधिगम वह क्रिया है जो छात्र के द्वारा की जाती है। तो इन दोनों ही क्रियाओं को प्रभावशाली और सरल बनाने के लिए जिस जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। तो बिल्कुल सरल एक परिभाषा थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य, क्योंकि इसका प्रयोग हम शिक्षण अधिगम में कर रहे हैं तो क्यों करें, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्यों में पहला कार्य है प्रेरणा या प्रेरित करना। यानी शिक्षण अधिगम जो सामग्री है वो दोनों चीज़ों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, शिक्षण के लिए भी और अधिगम के लिए भी। दूसरा इसका कार्य है क्रिया का सिद्धांत, यानी छात्र क्रिया करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पिछले कुछ यूनिटों में पढ़ा भी है कि वह ज्ञान ज़्यादा स्थायी रहता है जिसमें व्यक्ति कुछ करके सीखता है। कल वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा था एकल इंद्रिय अनुदेशन, द्वि इंद्रिय अनुदेशन और बहु इंद्रिय अनुदेशन। तो जो बहु इंद्रिय अनुदेशन था यानी देखने और सुनने के साथ साथ जिसमें छात्र कुछ कार्य भी करते हैं, वो ज्ञान भविष्य के लिए ज़्यादा दिनों तक स्थायी बना रहता है। तो उसी तरह से करके सीखने पर बल दिया जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से। तीसरा है स्पष्टीकरण, यानी कठिन से कठिन विषय को स्पष्ट करना। यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का तीसरा कार्य है कि कोई भी जो विषय वस्तु क्लास में पढ़ाई जा रही है शिक्षक के द्वारा, वो चाहे कितनी ही कठिन हो, उसका जो कठिनता का स्तर है वो चाहे कितना ही ऊंचा हो, उसको स्पष्ट करना, उसको सरल बनाना। और वो भी किसके माध्यम से बना सकते हैं, वो भी हम शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से उसको आसान बना सकते हैं। चौथा इसका कार्य है सार्थक अनुभव। सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित अनुभव। पाठ मूर्त रूप में, मान लीजिए कोई पाठ है और वो पाठ है उसकी जो विषय वस्तु है उसको हम अमूर्त रूप में वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हम शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से उसको मूर्त रूप दिया जा सकता है। मूर्त रूप का मतलब होता है यानी उसकी मूर्ति के रूप में उसको छात्रों के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम हाथी के बारे में पढ़ा रहे हैं और हाथी हम कक्षा में ला नहीं सकते, तो उसका कोई एक छोटा सा मॉडल या खिलौनों के रूप में उसको हम वहाँ पर उसको दिखा सकते हैं, या फिर दूरदर्शन आदि के माध्यम से उसको चलते हुए उसकी क्रियाकलाप आदि को हम दिखा करके और सार्थक अनुभव छात्रों को प्रदान कर सकते हैं, पाठ को मूर्त रूप दे सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का जो पांचवा कार्य है वो है रटने को कम करना। यानी कक्षा में यदि हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो जो रटने की जो पद्धति है उसको कम किया जा सकता है। और यदि सीधा सीधा हम पाठ्य पुस्तक को पूरा करवा रहे हैं केवल उसको वाचन करके, तो फिर छात्रों को रटने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता है।
तो रटने का कम करने का जो उपाय है वो भी शिक्षण सामग्री के माध्यम से किया जा सकता है। शब्दावली में वृद्धि, यानी बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि की जा सकती है। अब ये वृद्धि किस तरह से होती है, तो टीवी आदि पर नए शब्द सुनना, यानी एक टीवी भी एक शिक्षण अधिगम सामग्री है। आगे हम पढ़ेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार में कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री को रखा गया है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का अगला कार्य है शब्दावली में वृद्धि, यानी शब्दकोश में वृद्धि भी इससे होती है। 7वां कार्य है शिक्षण में कुशलता लाना। शिक्षण यानी जो शिक्षक की जो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वह पाठ्य वस्तु को छात्रों तक पहुंचाता है, उसमें किस प्रकार से कुशलता लाई जाए, निपुणता लाई जाए, इस कार्य में भी शिक्षण सामग्री मदद करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शिक्षण सामग्री कितनी महत्वपूर्ण है। सारे के सारे कार्यों को आपको याद रखना है। प्रेरणा, क्रिया का सिद्धांत, स्पष्टीकरण, सार्थक अनुभव, रटने को कम करना, शब्दावली में वृद्धि और शिक्षण, ये सारे के सारे कार्य किसके हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के। अब हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम के प्रकारों की, यानी शिक्षण सामग्री के कितने प्रकार हैं। और कल वाले वीडियो में भी हमने इनके बारे में चर्चा करी थी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 5वीं जो यूनिट है हमारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिटों में इसको रखा गया है। और जिस तरह से कल वाले वीडियो में जो चीज़ें पढ़े थे वो चीज़ें फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा आई है, उन्हीं से रिलेटेड ये पॉइंट है। और इसके आगे जो वीडियो होगा उसमें भी कई चीज़ें वापस आएंगी। तो इस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये ना समझें कि ये केवल रिपीटेशन है। इसका मतलब है कि जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैसे ये हमारे 5वीं यूनिट का दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट से इसका संबंध है, इसलिए यहाँ पर इनको दोबारा रखना आवश्यक है। इसी तरह से अगला जो हमारा 5वीं यूनिट का जो तीसरा पॉइंट होगा, जिसमें हम शिक्षण प्रतिमानों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ भी कुछ बिंदु पिछला जो कल हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें से शामिल किया जाएगा। तो अगला जो पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में, वो है प्रकार। तो कितने प्रकार हैं, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों। तो इस तरह से इनको 3 प्रकारों में यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहले अब इनकी विशेषताएं देखते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता क्या होती है। पीछे हमने इनके कार्यों के बारे में पढ़ा था, अब इनकी विशेषताएं देखते हैं कि उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, यानी ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है ये उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है। और इनका प्रयोग करने का सीधा सीधा मतलब भी यही होता है कि हमारा जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो सके, सभी बालक आसानी से देख और सुन सके। यानी शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसको कक्षा में बैठे सभी बालक आसानी से देख सके और सुन सके। ऐसा ना हो कि हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, उस अधिगम सामग्री को केवल आगे बैठे हुए बच्चे या इस प्रकार उसका आयोजन किया जाए कि पीछे बैठे बच्चे ही देख सकें, ऐसा ना हो। उसका आयोजन इस तरह से कक्ष में होना चाहिए ताकि सभी बालक उसको आसानी से देख सकें। या फिर हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री श्रव्य सामग्री है तो उसकी जो आवाज़ है उसका स्तर इस तरह से होना चाहिए, उसकी स्थिति इस तरह से होनी चाहिए कि कक्षा में बैठा हर बालक उसको सुन सके। तो हर एक जो विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली विशेषता में हमें बताया गया कि उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हमारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में सहायक हो। दूसरी विशेषता ये है कि शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी हो जिसको सभी बालक आसानी से देख और सुन सके। तीसरी विशेषता है उपयोगी होनी चाहिए, यानी जिस भी शिक्षण सामग्री का प्रयोग हम कक्ष में छात्रों को शिक्षण करवाने के लिए करवा रहे हैं वो उपयोगी होनी चाहिए। अनुपयोगी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। विनोद की अपेक्षा कौतूहल जिज्ञासा होनी चाहिए। विनोद का मतलब होता है मनोरंजन, यानी हमें ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका तात्पर्य मनोरंजन हो। तो बालकों के सामने हमें ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण करना चाहिए जिसको देख करके बच्चों के मन में कौतूहल या जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, यानी जानने की जो इच्छा होती है उसको हम जिज्ञासा कहते हैं।
तो ऐसे ऐसे वस्तुओं का वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए जिससे उनके जानने की जो इच्छा उसमें वृद्धि हो। ऐसा नहीं हो कि उस शिक्षण सामग्री का लोग मनोरंजन उठा रहे हों, मनोरंजन के रूप में छात्र उसका प्रयोग कर रहे हों। तो इस तरह से चारों की चारों विशेषताएं शिक्षण अधिगम सामग्री में होनी चाहिए, तभी वो शिक्षण अधिगम सामग्री हमारे लिए लाभदायक और प्रभावशाली होगी। क्योंकि हमने परिभाषा में भी पढ़ा था कि शिक्षण अधिगम सामग्री, हम उस अधिगम सामग्री को कहते हैं जो हमारे शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली और आसान बनाती है। तो इन विशेषताओं में भी आप देख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री वही अच्छी होती है जिसमें ये चारों विशेषताएं मौजूद हो। अगला हमारा पॉइंट है श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कब और क्यों। यानी अब इस बिंदु से हमें ये पता चलेगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। तो बिल्कुल सरल पॉइंट है, समझने में आपके कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो पहला है कि जब वस्तु बड़ी हो, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु बड़ी हो। मान लीजिए हमारा कोई पाठ चल रहा है, ज्योग्राफी का पाठ है, और उसमें हम किसी पहाड़ या फिर किसी विशिष्ट पहाड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हिमालय के बारे में वहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं। अब हम कक्षा में हिमालय को नहीं ला सकते क्योंकि हिमालय जो वस्तु है वो बहुत ही बड़ी वस्तु है। तो हिमालय के बारे में जानकारी देने के लिए या तो हम किसी मानचित्र का प्रयोग करेंगे जिसमें हिमालय का पूरा चित्र वहाँ पर उसमें छपा हुआ हो, या फिर हम उसका जो दूरदर्शन के माध्यम से उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, या फिर कोई उसका जो प्रतिकृति का मतलब होता है छोटा रूप, जिसको हम मॉडल कहते हैं, उसके रूप में उसको प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर पहला बिंदु आपके समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु बहुत ही बड़ी हो जिसको कक्ष में हम ला कर के छात्रों के सामने दिखा नहीं सकते, तब हमें शिक्षण सामग्री के प्रयोग की ज़रूरत होती है। दूसरा है जब वस्तु बहुत छोटी हो। ठीक इसके विपरीत है, यानी ऐसी कोई वस्तु है जो बिल्कुल ही छोटी हो जिसको सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं हो। ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी देने के लिए भी श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोशिका होती है, साइंस में कोशिका बहुत ही छोटा एक तत्व है, तो कोशिका को हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए कोशिका का एक चित्र हमें वहाँ पर दिखाना होता है जिसको आसानी से हम देख सकें और कोशिका के जो तत्व हैं उसको भी हम देख सकें। तो जब वस्तु बहुत बड़ी हो तब भी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, और जब वस्तु बहुत छोटी हो तब भी उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग करने का जो कारण है वो ये है कि जब वस्तु उपलब्ध न हो। मान लीजिए कोई वस्तु उपलब्ध ही नहीं है, तो उसको बताने के लिए भी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तीव्रगामी हो, तीव्रगामी का मतलब है गति न दिख सके, यानी कोई वस्तु ऐसी है जिसकी गति बहुत ही तेज है जिसको हम उस गति में देख नहीं सकते, तो शिक्षण अधिगम सामग्री से उसको अच्छी तरह देख सकते हैं, उसकी गति में हम कमी भी कर सकते हैं और उसको बिना गति के भी चित्र के माध्यम से या अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से उसको देख सकते हैं। अगला है विकास को न दिखे, यानी विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है ही, लेकिन एक धीमी प्रक्रिया होती है। यानी कोई भी पौधा हमारे सामने होता है वो हमें बिल्कुल निश्चित रूप से हमें पता है कि ये पौधा दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, लेकिन वो कब बड़ा होता है उसका जो विकास है वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी कंप्यूटर में या दूरदर्शन में ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि हम उस विकास को भी, उस पौधे को बढ़ते हुए भी चित्र के माध्यम से या चलचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो विकास न दिखे उस अवस्था में भी हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे चित्र हम वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें पहले छोटा पौधा हो, फिर दूसरे चित्र में उसके विकास वाला पौधा हो। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में चित्रों को प्रस्तुत करके भी हम कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला कारण है कि आंतरिक क्रियाओं को दिखाने में, यानी आंतरिक का मतलब है जो अंदर की जो क्रियाएं, जैसे हमारी पाचन क्रिया है, हमारी उत्सर्जन क्रिया है, हमारी जो दिल की धड़कन है, वो किस तरह से कार्य करते हैं उस चीज़ को भी हम
बाहर से या फिर आसानी से उसको देख नहीं सकते, तो उन क्रियाओं को दिखाने के लिए भी हम शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग करके उसको दिखा सकते हैं। दूर की वस्तुओं को दिखाने में, यानी ऐसी कोई वस्तु है जो हमसे बहुत ही दूर है, जैसे मान लीजिए किसी देश की कोई रीति रिवाज है, किसी देश का कोई त्यौहार है, उसको बताने के लिए भी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इन सारे बिंदुओं से आपके ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। तो हर एक बिंदु को आपको यहाँ पर आसानी से समझाया जा रहा है, बहुत ही सरल शब्दों में आपके यहाँ पर समझ में आ रही होगी बात। अब हमने ऊपर सबसे पहले पढ़ा था कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, तो वहाँ पर हमने शिक्षण अधिगम सामग्री के 3 प्रकार पढ़े थे। उन तीनों प्रकारों में जो पहला हमारा प्रकार था वो था श्रव्य सामग्री, यानी ऐसी सामग्री जिसको केवल हम सुन सकते हैं, पीछे पढ़ी हुई बातें हैं। तो सबसे पहले श्रव्य सामग्री में जो शामिल किया गया है वो है रेडियो। 1895 में मार्कोनी के रेडियो के बाद लोकप्रियता, यानी रेडियो को लोकप्रियता कब मिली? 1895 में मार्कोनी का एक रेडियो आया था, उसके बाद में इसको प्रसिद्धि मिलती है, लोकप्रियता मिलती है। और ये श्रव्य सामग्री में सबसे कम खर्चीली शिक्षण अधिगम सामग्री में इसको गिना जाता है। दूसरी श्रव्य सामग्री है टेप रिकॉर्डर। इसके जो आविष्कारक हैं वो डेनमार्क के पालसेन हैं, यानी पालसेन ने टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था। एक रील का 3000 बार से अधिक प्रयोग, यानी टेप रिकॉर्डर में जो रील का प्रयोग किया जाता है उस रील का प्रयोग हम अधिकतम कितने बार कर सकते हैं? तो 3000 बार से अधिक बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरल प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है और कठिन प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। सरल प्रश्नों में आपके प्रश्न बनेगा कि रेडियो किस तरह की सामग्री में गिना जाता है, तो वहाँ पर हमारा जवाब होगा श्रव्य सामग्री। या फिर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सी सामग्री श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है। और ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। उसमें 3 ऑप्शन आ जाएंगे, वो दृश्य सामग्री के होंगे और एक ऑप्शन होगा वो श्रव्य सामग्री का होगा। या फिर प्रश्न बदल कर इस तरह से भी दे सकता है जिसमें 3 ऑप्शन में श्रव्य सामग्री होगी और एक ऑप्शन में दृश्य सामग्री होगी, तो वही हमारा वहाँ पर जवाब होता है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे कम खर्चीला श्रव्य साधन कौन सा है, तो वो हो जाएगा रेडियो। टैप रिकॉर्डर का प्रश्न बन सकता है कि टैप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था, तो हमारा जवाब हो जाएगा पालसेन। दूसरा प्रश्न यहाँ बन सकता है कि टैप रिकॉर्डर में प्रयोग होने वाले रील का प्रयोग हम कितनी बार कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3000 बार से अधिक। तीसरा जो श्रव्य साधन है वो है ग्रामोफोन। इसका प्रयोग भाषण, संगीत आदि की शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि भाषण, संगीत आदि की शिक्षा देने के लिए कौन से श्रव्य साधन का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ग्रामोफोन। अगला है लिंग्वाफोन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्चारण शुद्धि की शिक्षा के लिए। तो यहाँ भी ठीक वैसा ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उच्चारण शुद्धि के लिए कौन से श्रव्य साधन का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा लिंग्वाफोन। तो ये हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री का पहला प्रकार था। शिक्षण अधिगम सामग्री का दूसरा प्रकार है दृश्य सामग्री, जिसको हम देख सकते हैं। इसमें पहली जो सामग्री है वो है मुद्रित। दृश्य सामग्री, उसका भी एक भाग है मुद्रित। समाचार पत्र, जर्नल या शोध पत्रिकाएँ, कार्य पुस्तकें जिसको हम वर्कबुक कहते हैं, शब्दकोश यानी डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया, ये सारे के सारे जो हैं वो दृश्य सामग्री के साथ साथ मुद्रित दृश्य सामग्री इनको हम कहेंगे। अगला है अमुद्रित। अमुद्रित के अंतर्गत बुलेटिन बोर्ड है, आलेख चित्र जिसको हम ग्राफ कहते हैं, चार्ट हैं, नमूने जिसको इंग्लिश में मॉडल कहते हैं, चित्र हैं, स्लाइड हैं, मैजिक लालटेन है, डायस्कोप है। डायस्कोप का मतलब होता है चित्र विस्तारक, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जैसे एपिडायस्कोप भी है। तो यहाँ पर एक बिंदु आपको और याद रख सकते हैं, पूछता तो नहीं है ऐसे प्रश्न, लेकिन आपको जब पढ़ा ही रहे हैं तो इससे संबंधित एक पॉइंट है कि डायस्कोप में जिन स्लाइडों का प्रयोग किया जाता है उनकी साइज होती है 2 इंच बाई 2 इंच। अगला है एपिडायस्कोप, जिसको हम चित्र विस्तारक भी कहते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी जिसके माध्यम से
पर्दे पर विषय वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, उसको हम ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। तो ये भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसको हम अमुद्रित दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी ऐसी सामग्री जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उस सामग्री को हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। सबसे जो पहली दृश्य श्रव्य सामग्री है वो है दूरदर्शन, जिसको हम टीवी भी कहते हैं। टी का मतलब टैली और वी का मतलब होता है विजन। टैली का मतलब होता है दूर, विजन का मतलब होता है दर्शन। आँख कान दोनों इंद्रियों का प्रयोग, इसीलिए इसका नाम है दृश्य और श्रव्य। यानी ऐसे ये साधन है जिसके प्रयोग में श्रवण इंद्रिय और दर्शन इंद्रिय दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अगला दृश्य श्रव्य सामग्री है कंप्यूटर। अनुदेशन व परीक्षा दोनों में उपयोगी है। तीसरा है इंटरनेट, कई नेटवर्कों का विशाल नेटवर्क। अगला है त्रिआयामी साधन। त्रिआयामी साधन आप पढ़ ही चुके हैं, जिसको हम कल आपको बताए थे। ऐसे साधन जिसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आयामों में जिसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको हम त्रिआयामी साधनों के अंतर्गत रखते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक हमारा एक पॉइंट है विविध अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। यानी हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो सिर्फ इतना ही था, शिक्षण अधिगम सामग्री। लेकिन शिक्षण अधिगम सामग्री से इसका रिलेशन होने के कारण, संबंध होने के कारण मैंने इसी वीडियो में इन विधियों को, इन व्यूह रचनाओं को शामिल किया है। और ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो 5वीं यूनिट का नाम है किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। तो ये अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी हम आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इससे पहले जो जितने भी बातें थी, अनुदेशन क्या होता है, अनुदेशन के प्रकार क्या होते हैं, अनुदेशन के सिद्धांत क्या होते हैं, ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो मैं 5वीं यूनिट का जो हमारा पहला वीडियो था उसमें आपको बता चुका हूँ। उस पहले वीडियो में इन व्यूह रचनाओं के जो प्रकार हैं, कौन कौन सी व्यूह रचनाएं होती हैं, वो आपको वहाँ पर नहीं बता पाया था। उसी चीज़ को आज मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो हम देखेंगे विविध अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। तो पहली जो अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं हैं उसका नाम है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली। नाम से भी याद रखना है और इनका जो संक्षिप्त मैं यहाँ पर जो वर्णन बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इस वर्णन से भी प्रश्न पूछ सकता है और इन विधियों के नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसी तरह से क्लियर है पॉइंट कि ये व्यूह रचनाएं हैं, जिसमें पहली व्यूह रचना है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली। ये व्यूह रचनाओं के नाम है। इस प्रणाली का श्रेय फ्रेड एस केलर को जाता है, इसीलिए इसे केलर प्लान भी कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पहले ही पॉइंट में मैंने आपके लिए यहाँ पर बताया है कि व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन है। तो हमारा जवाब होगा फ्रेड एस केलर। और फ्रेड एस केलर के प्रतिपादक होने के कारण ही व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का दूसरा नाम है केलर प्लान। बात क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें केंद्रीय भूमिका शिक्षार्थी की होती है। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि जो व्यक्तिगत अनुदेशन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा शिक्षार्थी, यानी विद्यार्थी की वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत अनुदेशन के आधारभूत तत्व, यानी व्यक्तिगत अनुभव जो है, अनुदेशन जो है, जो व्यूह रचनाओं का जो पहला प्रकार है उसके आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला है स्वामित्व अधिगम, यानी कि ऐसा अधिगम है जिसमें अधिगमकर्ता का स्वयं का स्वामित्व रहता है। स्वगति से आगे बढ़ सकते हैं, यानी अपनी मर्जी के अनुसार इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। लिखित कार्य पर इसमें बल दिया जाता है। मौखिक संप्रेषण का कम से कम प्रयोग। तो ये बात यदि समझ में आ गई है, क्लियर है, तो ये बात अपने आप ही स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप सिद्ध हो। यानी मान लीजिए कोई कह रहा है कि वहाँ अंधेरा था, तो ये बात स्वतः सिद्ध है कि वहाँ उजाला नहीं था। तो उसी तरह से जब किसी कार्य में, लिखित कार्य में बल दिया जाएगा, लिखित कार्य को अधिक महत्व दिया जाएगा, तो वहाँ पर स्वतः सिद्ध है कि मौखिक कार्य वहाँ पर कम होगा।
प्रोजेक्टरों या छात्र पर्यवेक्षकों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। अपव्यय यानी खर्चे और अवरोध यानी बाधाओं की समस्याओं का इसमें हल किया जाता है। कौन से अनुदेशन में? व्यक्तिगत अनुदेशन प्रतिमान में, व्यूह रचना में। तो ये 3 ही पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि इसके प्रवर्तक कौन है, इसमें केंद्रीय भूमिका किसकी रहती है और इसके आधारभूत तत्व कौन से हैं। दूसरी व्यूह रचना है ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली। इसमें दोनों ही शब्द हैं, ऑडियो और ट्यूटोरियल, तो दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक हैं पोस्टलीथवेट। तो नाम याद रखना है, जैसे वहाँ पर हमने रखा था उसी तरह से दूसरी जो व्यूह रचना है उसके प्रवर्तक है पोस्टलीथवेट। पोस्टलीथवेट का विचार है कि अध्यापक को ट्यूटर की भूमिका निभानी चाहिए। यानी पोस्टलीथवेट कहते हैं कि शिक्षण के समय या किसी चीज़ को हम किसी विद्यार्थी को या किसी छात्र को सिखा रहे हैं तो वहाँ पर जो अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए वो ट्यूटर के रूप में होनी चाहिए। इसीलिए इस प्रणाली का नाम रखा गया ट्यूटोरियल। अब दूसरा जो शब्द था वो था ऑडियो। तो ऑडियो का मतलब क्या है कि ऑडियो टेप के माध्यम से अधिगम सामग्री को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना। तो दोनों ही बातें आ गई हैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ बता दिया कि अध्यापक को ट्यूटर की भूमिका निभानी चाहिए, और तीसरे पॉइंट में बता दिया कि ऑडियो टेप यानी बात को या ज्ञान को या विषय वस्तु को जो भी हम बताना चाह रहे हैं उसको ऑडियो टेप में रिकॉर्ड करके और अधिगम सामग्री के रूप में विद्यार्थियों के सामने उस टेप को चला करके, उस टेप रिकॉर्डर को चला करके प्रस्तुत करना। ये दोनों ही बातों को यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसीलिए इस व्यूह रचना का नाम है ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली। अब जैसे हमने व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की आधारभूत तत्व पढ़े थे, उसी तरह से ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली के भी आधारभूत तत्व हैं। तो कौन कौन से हैं? दोहराना या आवर्ती, यहाँ पर बार बार चीज़ों को या सीखी हुई चीज़ को रिपीट किया जाता है। एकाग्रता को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। साचर्य यानी यहाँ पर साथ का संबंध होता है। इकाइयों का प्रयोग, इकाइयों का मतलब है कि जो भी हम सामग्री पढ़ा रहे हैं उसको टुकड़ों में विभक्त करके प्रस्तुत करना। उचित अनुभवों का प्रावधान। उपागम विविधता, यानी जो भी हम साधन प्रयोग कर रहे हैं उसमें विविधता होनी चाहिए। विविधता का मतलब है कि उन उपागमों का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए जो छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुरूप हों। तो इस तरह से अलग अलग रुचि के अनुसार और छात्रों की योग्यता के अनुसार अलग अलग उपागमों का प्रयोग करना चाहिए। समन्वित अनुभव उपागम, इसमें समन्वित अनुभव उपागम का भी प्रयोग किया जाता है ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली में। इसका मतलब है कि ऐसे उपागमों का प्रयोग जिनका संबंध पिछले ज्ञान से हो। तो इस तरह से इन तत्वों को याद रखना है। तत्वों को याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं उनमें इसको पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली के तत्व कौन कौन से हैं? तो इनमें से 3 तत्व दे देगा और एक तत्व किसी दूसरी व्यूह रचना या प्रणाली का दे देगा। तो इस तरह से आपको जब तक ये सारे तत्व याद नहीं होंगे तब तक ऐसा प्रश्न हमारा सही नहीं होगा। और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम एक बहुत ही बड़ी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो उस परीक्षा के स्तर से हमें इन चीज़ों को कठिन नहीं मानना है, क्योंकि हमें एक पोस्ट भी बहुत शानदार पोस्ट होती है, एक लेक्चरर की पोस्ट। तो उस तरह से उस पोस्ट के अनुसार आप इसको बिल्कुल भी ज़्यादा मैटर ना समझें और ना ही इसको कठिन मानना है। जो भी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू परीक्षा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस में यहाँ करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हर पॉइंट से रिलेटेड हर जो बिंदु है, हर जो विषय वस्तु है वो मैं जुटाने का प्रयास करता हूँ, ताकि एक भी प्रश्न इस सिलेबस से आपका बाहर ना जाए। और या फिर बाहर से भी कोई प्रश्न आए तो आप इतना पढ़ लें कि इसके अनुभव के आधार पर आपका वो प्रश्न भी सही हो जाए। तो ये दूसरा जो था ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली, उसके तत्व हो गए। तीसरी जो प्रणाली है अनुदेशन व्यूह रचनाओं में, उसका नाम है भाषा प्रयोगशाला। यानी किसी विशेष कक्ष में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का उचित प्रयोग करते हुए किसी भी नई भाषा के अधिगम अर्जन हेतु समुचित व्यवस्था करना, उसे हम भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। दोबारा इसको समझेंगे कि विशेष कक्ष में यानी कोई कमरा है, उसको ही हम प्रयोगशाला बना लेते हैं, और उस कमरे में
किस किस का प्रयोग करते हैं, हार्डवेयर का भी प्रयोग करते हैं और सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग करते हैं। तो पहली बात हो गई, कमरे को प्रयोगशाला बनाएंगे, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। और क्यों करेंगे? नई भाषा के अधिगम अर्जन के हेतु, यानी कोई भी नई भाषा हमें सीखनी है, उसके ज्ञान का अर्जन करना है, तो हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होगा। कहाँ? एक विशेष कक्ष में, और उसी कक्ष को हम क्या नाम दे देते हैं? भाषा प्रयोगशाला। तो भाषा प्रयोगशाला के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। अब हम देखते हैं कि भाषा प्रयोगशाला के प्रकार और कार्य, यानी भाषा प्रयोगशाला के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीधा सीधा 5 प्रकार कौन कौन से हैं। थोड़ा डिटेल से हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भाषा प्रयोगशाला में जो पहला प्रकार है वह है ए प्रकार, या फिर उसको कहते हैं श्रव्य प्रणाली। ए का मतलब यहाँ पर होता है ऑडियो, श्रव्य। तो याद रखना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर ए भी मैंने लिखा है, और ए से मतलब तात्पर्य क्या है वो भी यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें क्या किया जाता है? इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में टेप या कैसेट रिकॉर्डर में उपलब्ध रिकॉर्ड की गई सामग्री तथा शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से जारी निर्देशों को माइक्रोफोन के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। तो सीधा सीधा तात्पर्य है, क्योंकि श्रव्य प्रणाली इसका नाम दिया गया है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके, या फिर शिक्षक की बातों को भी एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके और माइक्रोफोन के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। बस इतना ही काम है इस प्रकार की प्रयोगशाला में। इसमें एक तरफा क्रिया होती है। एक तरफा का मतलब है कि इसमें छात्र प्रश्न आदि नहीं कर सकते, क्योंकि यदि सामने अध्यापक ही नहीं है, एक टेप रिकॉर्डर में भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है उसके माध्यम से, तो छात्र यहाँ पर किससे प्रश्न करेगा? टेप रिकॉर्डर से तो प्रश्न कर नहीं सकता। इसलिए इसको एक तरफा क्रिया माना गया है, क्योंकि यहाँ पर छात्र किसी से प्रश्न या अपनी शंकाओं का निवारण नहीं कर सकता। तो ये 5 प्रकार की भाषा प्रयोगशालाओं में पहले प्रकार की भाषा प्रयोगशाला थी। दूसरे प्रकार की प्रयोगशाला है ए प्रकार। यहाँ ए का मतलब है श्रव्य सक्रिय प्रणाली, ऑडियो एक्टिव। दोनों का मतलब है, एक ए का मतलब हो जाएगा ऑडियो और दूसरे ए का मतलब हो जाएगा सक्रिय। विद्यार्थियों को सक्रिय अनुक्रिया करने के अवसर प्राप्त होते हैं। यानी जो पहला जो प्रयोगशाला का प्रकार था उसमें विद्यार्थी को सक्रिय अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब होता है बाद में जो क्रियाएं की जाती हैं उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। तो वहाँ पर छात्र को कोई अवसर प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन दूसरे प्रकार के प्रयोगशाला जो है ए प्रकार की जो प्रयोगशाला है, यहाँ पर विद्यार्थियों को सक्रिय अनुक्रिया करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है? तो स्पष्ट किया गया है कि शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। यानी इस प्रकार के प्रयोगशाला में जो भी डाउट हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनका हैंड टू हैंड यहाँ पर निवारण कर सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला का तीसरा प्रकार है AAC प्रकार, श्रव्य सक्रिय। ये 2 शब्द तो पिछले से ले लिए। और तीसरा है तुलनात्मक, यानी कंपैरेटिव। पूर्वोक्त दोनों से उन्नत है, बिल्कुल क्लियर भी है, क्योंकि आगे बढ़ी है, उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हुई है, तो उन्नत होगी ही होगी। प्रत्येक छात्र को सुनने के लिए श्रवणेंद्रिय, दूरभाष और बोलने के लिए माइक्रोफोन की व्यवस्था होती है। बहुत ही उन्नत प्रकार की एक प्रयोगशाला है। इसमें छात्रों को 2 प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। सुनने के लिए दूरभाष दिया जाता है और अपने प्रश्नों के या शंकाओं को उपस्थित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, बोलने के लिए माइक्रोफोन की व्यवस्था होती है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि छात्रों के लिए दूरभाष और बोलने के लिए माइक्रोफोन की व्यवस्था कौन से प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में होती है? तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा AAC। चौथी प्रयोगशाला है AACC, श्रव्य सक्रिय तुलनात्मक नियंत्रण, कंट्रोल्ड। कि एक अध्यापक या अनुदेशक, अध्यापक को ही अनुदेशक यहाँ पर माना गया है क्योंकि हम अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं पढ़ रहे हैं, अपने नियंत्रण कक्ष में बैठा हुआ सभी विद्यार्थियों की सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करके उन्हें सुनने के लिए बाध्य कर सकता है। तो यहाँ पर एक शब्द और बढ़ाया गया था चौथी प्रयोगशाला में, नियंत्रित शब्द। तो इसका मतलब क्या है कि एक अध्यापक या अनुदेशक
अपने नियंत्रण कक्ष में बैठा हुआ, यानी कक्षा कक्ष में नहीं जाएगा, ना ही वो प्रयोगशाला में जाएगा। वो कहाँ बैठा हुआ होगा? नियंत्रण कक्ष में, कंट्रोल रूम में बैठा रहता है। और उस कंट्रोल रूम में बैठा हुआ ही सभी विद्यार्थियों को सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित कर सकता है और उन्हें सुनने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी वहाँ पर बैठे बैठे ही अपनी बात को सुनवाने के लिए छात्रों को बाध्य कर सकता है। इसीलिए इस प्रयोगशाला का नाम दिया गया है AACC। पांचवें प्रकार की हमारी जो प्रयोगशाला है उसका नाम है AACI, श्रव्य सक्रिय कंप्यूटर। यहाँ पर जो C है उसका मतलब हो जाएगा कंप्यूटर, और जो 2A है उसका मतलब हो जाएगा ऑडियो एक्टिव। अति उन्नत है, क्योंकि जहाँ भी कंप्यूटर का नाम आ जाता है एडवांस तो होगा ही होगा। कंप्यूटर युक्त प्रयोगशालाओं का यहाँ पर उपयोग किया जाता है और सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से यहाँ ऑनलाइन उपस्थित की जाती हैं। ऑनलाइन सर्विस के दो रूप हैं, लेन और वैन। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक सीमित क्षेत्र में नेटवर्क होता है उसको हम लैन कहते हैं। और एक विस्तृत क्षेत्र में जो इंटरनेट का जो नेटवर्क होता है उसको हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो पांचवें प्रकार की जो प्रयोगशाला है जिसमें हम कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं वहाँ इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। और इंटरनेट को प्रदान करने के लिए जो नेटवर्क है वो दो तरह के होते हैं, लैन और वैन। भाषा में उपयोगी सॉफ्टवेयर्स, यानी भाषा शिक्षण में जो कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं होती है वहाँ पर सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग किया जाता है उसमें दो तरह के उपयोगी सॉफ्टवेयरों का प्रयोग ज़्यादा होता है। पहला है स्पेल चेकिंग, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी जो स्पेलिंग है उनको चेक करता है। और दूसरा है ग्रामर चेकिंग, यानी हमारी जो व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां हैं उसका जांच भी वो स्वाभाविक रूप से वो सॉफ्टवेयर कर लेते हैं। भाषा प्रयोगशाला चारों कौशलों के अर्जन में सहायक होती हैं। तो भाषा प्रयोगशाला हमारे जो चार कौशल हैं उन चारों कौशलों के अर्जन में सहायक होती है। चारों कौशल कौन से हैं? पहला है L, S, R और W। L का मतलब होता है लिसन, यानी सबसे पहले बालक सुनना सीखता है। S का मतलब है स्पीकिंग, फिर बोलना सीखता है। R का मतलब होता है रीडिंग, फिर पढ़ना सीखता है। और W का मतलब होता है राइटिंग। तो इस तरह से ये चार कौशल हैं। इन चारों कौशलों को सीखने में भी भाषा प्रयोगशालाएं मदद करती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था भाषा प्रयोगशाला। तो सबसे पहले हमने भाषा की यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा पढ़ी और फिर भाषा प्रयोगशालाओं के जो पांचों प्रकार थे महत्वपूर्ण तरीके से और संक्षिप्त रूप से उनकी जानकारी यहाँ पर हमने प्राप्त की है। चौथी जो हमारी अनुदेशनात्मक व्यूह रचना है उसका नाम है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली शब्द का अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे टीवी में भी टेली शब्द आता है टेलीविजन। टेली का मतलब होता है दूर और कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है बातचीत करना, यानी दूर बैठे एक दूसरे से बातचीत करना। इसके द्वारा लिखा भी है मैंने कि इसके द्वारा प्रतिभागी काफ़ी दूर होते हुए भी आपस में उचित संवाद या संभाषण कर सकते हैं। यानी मान लीजिए छात्र या व्यक्ति बहुत दूर हैं, फिर भी दूर बैठे हुए आपस में उचित संवाद, उचित का मतलब तब बिना किसी बाधा के संवाद, बातचीत या संभाषण कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार, जैसे हमने भाषा प्रयोगशाला के 5 प्रकार पढ़े थे उसी तरह से इसके भी कुछ प्रकार हैं, आपको याद रखना है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के पहले प्रकार में गिना जाता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। यहाँ पर ऑडियो शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो सीधा सा क्लियर है कि केवल यहाँ पर जो बातचीत होगी वो ऑडियो के माध्यम से होगी। इसमें टेलीफोन का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन आप सब जानते हैं, यानी एक जगह से व्यक्ति बोलता है और दूसरी जगह उसकी बात सुनाई देती है। तो इसमें सिर्फ बातचीत करने तक सीमित रहता है। दूसरा प्रकार है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो यहाँ पर देखते हुए बातचीत कर सकते हैं हम। तीसरा है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, संवाद के साथ साथ, यानी कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में हम संवाद कर रहे, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसके साथ साथ जो लिखित सामग्री है, चार्ट आदि है, उनको हम भेज भी सकते हैं। तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में संवाद के साथ साथ हम जो हमारा जो मैटर है उसको शेयर भी कर सकते हैं। चौथा है जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चालू है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का अत्याधुनिक रूप। जैसे जूम ऐप है, स्काई ऐप है, गूगल मीट है,
सारे के सारे जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, सबके मोबाइल में जो ऐप मिल जाएंगी, वो वेब कॉन्फ्रेंसिंग उनको कहा जाता है। एक साथ हम कई लोगों से देख भी सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं, उसी को हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। तो इस तरह से जो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, जो अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के अंतर्गत जिसको गिना जाता है, वो 4 तरह का होता है। अब इसके लाभ क्या हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ है समय, शक्ति व धन की अपार बचत। यानी समय की भी बचत होती है, यानी जिस व्यक्ति से हम बात करना चाहते हैं उसके पास जाने का जो समय उसको हम बचा सकते हैं, दूर बैठे बैठे उससे बात कर सकते हैं। शक्ति, कहीं पर हम जाएंगे तो हमारी एनर्जी भी खत्म होगी, तो शक्ति को भी बचा सकते हैं। और यहाँ पर धन की बचत भी हम कर सकते हैं। पारंपरिक और औपचारिकताओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राचीन जो पद्धतियाँ हैं संवाद की और औपचारिकता निभाने की जो पद्धति है, उससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और अधिक स्वतंत्रता पूर्वक संभाषण कर सकते हैं। अधिक स्वतंत्रता का मतलब होता है बिल्कुल फ्री होके और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी यहाँ पर बचत होती है, धन की भी यहाँ बचत होती है। तो जहाँ पर समय और धन की बचत हो वहाँ आदमी अपने आप स्वतंत्र हो जाता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, क्योंकि हमारे जो 5वीं यूनिट का जो दूसरा पॉइंट था उसका नाम था शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में हमने सारे बिंदु पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस का आविष्कार कहाँ पर किया गया, किस तरह से उनका कक्ष में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ हमने जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमने पढ़ा। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। तो दोनों चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट और लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अन्य मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।